नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट को फाउंडर लॉन्च ई कॉमर्स स्टार्टअप ओपन डोर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये ओपन डोर किसका स्टार्टअप है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का ई कॉमर्स स्टार्टअप है ओपन डोर। ठीक है, और फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। ठीक है, फ्लिपकार्ट का तो पता ही होगा सबको, क्या है फ्लिपकार्ट। ठीक है, ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये तो फ्लिपकार्ट ने एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है ई कॉमर्स में अपना, ओपन डोर। और फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। नेक्स्ट न्यूज है नेपाल से रिलेटेड। नेपाल टू ऑफर 10,000 मेगावाट ऑफ पावर टू इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने इंडिया को 10,000 मेगावाट का पावर ऑफर किया है कि आप पावर हमसे ले लीजिए 10,000 मेगावाट का। तो नेपाल ने ऑफर किया है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। ठीक है, और काठमांडू में हमने एक हेडक्वार्टर पढ़ा था, किसका, सार्क। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है रिन्यूएबल पावर में 2030 तक? कितना पढ़ा था हमने? 500 क्या गीगावाट। ठीक है, 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व रीच 20 मंथ हाई ऑफ $623.20 बिलियन। तो यहां पे ये न्यूज में हम लोगों का काम क्या है, फॉरेक्स। ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं तो ये समझेंगे। ठीक है, फॉरेक्स की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? आरबीआई होल्ड डिफरेंट करेंसीज फॉर ट्रेड एंड अदर पर्पजेज। मतलब जैसे सपोज हम लोगों को क्रूड ऑयल बाई करना है। ठीक है, अब क्रूड ऑयल बाई करना है सपोज हमें इराक से। अब इराक को हम पैसे नहीं दे सकते ना, वो हमसे पैसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे हमें डॉलर दो। ठीक है, डॉलर क्यों? क्योंकि डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। डॉलर जो है रिजर्व करेंसी है ऑफ वर्ल्ड। रिजर्व करेंसी का मतलब कि सभी डॉलर को होल्ड करके रखते हैं। मतलब डॉलर एक्सचेंज के लिए वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। डॉलर ही क्यों? एक चीज समझो, आपके पास 100 रुपीज का या 500 रुपीज का नोट है, तो आप उसको लेके कहीं पे जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस है ना कि 500 रुपए की चीज मिलेगी, लेकिन वो है तो एक कागज का टुकड़ा। कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है कि 500 में चीज आएगी?
कॉन्फिडेंस किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का, कि भाई 500 रुपए की चीज मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस दे रही है ना कि आप लो इस 500 को, इस 500 को आप सेल वो करो, ठीक है। कोई ना ले तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि ये 500 रुपए नहीं ले रहा। करेंसी अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करे तो इंडियन करेंसी को, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। तो डॉलर अगर आपके पास है, ठीक है, सपोज आप डॉलर आपके पास है, तो डॉलर के पीछे किसका बैकअप है? यूएसए का। डॉलर कौन प्रिंट करता है? यूएसए प्रिंट करता है। अब आपको पता है कि वर्ल्ड में यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पे मतलब अभी वर्ल्ड राइट नाउ वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्री है। यूएसए के पास सबसे ज्यादा जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब यूएसए सबसे ज्यादा अर्न करता है वर्ल्ड में। यूएसए के अंदर रूल ऑफ लॉ है, वहां पे लॉ कानून चलता है। रूल ऑफ लॉ एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, रूल ऑफ लॉ। चाहे इंडिया में तो बोल देते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो होता, यहाँ पे तो जान पहचान फॉलो होती है, जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं, भाईचारा चलता है, ठीक है। लेकिन यूएसए में स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ है। अगर प्रेसिडेंट कोई गलती कर रहा है तो उसको भी पकड़ा जा सकता है, और एक सिंपल जो सोल्जर होता है वो भी प्रेसिडेंट को जाके अरेस्ट कर सकता है। इंडिया में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ नहीं है तो सिर्फ पेपर में है। तो यूएसए में रूल ऑफ लॉ है। किसी भी बिजनेस पर्सन को ये है कि मुझे अगर मैं यूएसए में बिजनेस कर रहा हूं तो सेफ हूं, अगर कुछ हुआ तो यूएसए की कोर्ट मेरे लिए है। तो वो सेफ्टी का इन्वायरमेंट, रूल ऑफ लॉ यूएसए को सबसे पावरफुल कंट्री बनाता है। तो उनको पता है अगर डॉलर है तो कुछ भी जाके अमेरिका से खरीदा जा सकता है। अगर कहीं पे नहीं चला वर्ल्ड में तो अमेरिका में तो चलेगा, अमेरिका में तो डिनाई हो नहीं सकता। और ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका की गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि अमेरिका अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है इकोनॉमिक वाइज, ठीक है। तो इसलिए डॉलर रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की। पहले नहीं था। हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो पहले $1 का प्राइस 35 औंस गोल्ड के साथ कंपेयर करके रखा गया था, ठीक है। वो कभी मैं हिस्ट्री में फिर कभी बताऊंगा। पहले ऐसा नहीं था कि डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बनी, उसकी भी स्टोरी है। लेकिन अब मतलब उसमें ये था कि अगर आपके पास $1 है, आप अमेरिकन गवर्नमेंट को दे दोगे तो वो आपको 35 औंस ऑफ गोल्ड जो है वो देंगे, ये उनकी जिम्मेवारी होती थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वर्ल्ड में तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम कितना सोना रखें, डॉलर ही डॉलर चल रहा है वर्ल्ड में, और एक दिन सभी आ गए मांगने तो हम गोल्ड कहां से देंगे, इतना तो गोल्ड भी नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हम पे ट्रस्ट है कि डॉलर चलेगा और सही है तो आप करो एक्सचेंज, वरना आप मत करो। तो पूरे वर्ल्ड के सामने क्राइसिस थी कि कैसे ट्रेड करें एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो डॉलर रिजर्व करेंसी बन गया ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड की, ठीक है। कॉन्फिडेंस देता है उसके पीछे अमेरिका की ग्रोथ, अमेरिका की मिलिट्री पावर, अमेरिका का रूल ऑफ लॉ, डॉलर के पीछे की स्ट्रेंथ है कि डॉलर चलेगा, कहीं पे भी चला लो, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट, सभी कंट्रीज डॉलर मांगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी खरीदना है तो डॉलर मांगेंगे। डॉलर कहां से लाके देगी? वो डॉलर आरबीआई अपने पास रखता है रिजर्व करेंसी के तौर पे, ठीक है। फॉरेन जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज, ये एक करेंसी की बास्केट है, बास्केट ऑफ करेंसी। इसमें अलग ऐसा नहीं है आरबीआई सिर्फ डॉलर रखता है। फॉरेक्स में, इस फॉरेक्स की जो वैल्यू है, इसमें आरबीआई गोल्ड रखता है अपने पास, इसमें आरबीआई अपने पास फॉरेन करेंसी रखता है। फॉरेन करेंसी में मेन जो है, यूरो है, पाउंड है, येन है जापान की, ठीक है, रेनमिनबी है। रेनमिनबी किसकी करेंसी है? डॉलर तो हो गया यूएस की, येन हो गया जापान की, क्योंकि जापान भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है। तो येन भी बहुत जगह पे चलता है। यूरो पूरे यूरोप में चलता है। पाउंड जो है हाँ नहीं, पाउंड ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, ठीक है। तो ब्रिटेन भी स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली, ठीक है, और कभी रूल रहा है ब्रिटेन का तो पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है। और एक है रेनमिनबी, जिसको RMB बोला जाता है। ये चाइना की करेंसी है। हाँ नहीं, युआन तो उनकी करेंसी का एक पार्ट है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, पैसा है, तो ऐसे है युआन तो, ठीक है। लेकिन करेंसी का नाम, जैसे हम इंडिया को बोलते हैं, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया है। अब पैसा नहीं बोलोगे ना,
ठीक है, तो इंडिया की वो तो उनकी यूनिट है युआन, तो ठीक है, उनकी करेंसी में का मेन नाम है रेनमिनबी, ठीक है, RMB भी बोल देते हैं, और उसकी फुल फॉर्म है रेनमिनबी, ये चाइना की करेंसी है, ठीक है। तो इन सभी को थोड़ा थोड़ा जितना हमें ट्रेड करना है, सपोज हमें चाइना के साथ ट्रेड करना है, हमें लगता है कि चाइना तो रेनमिनबी ले लेगा, तो हमारा RBI उतना रेनमिनबी रखता है। RBI क्यों रखता है? क्योंकि ट्रेड तो इंडियन गवर्नमेंट करेगी ना, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी की बास्केट है, जिसकी टोटल वैल्यू इतनी हो गई अभी 623 बिलियन, ठीक है। बिलियन कितना होता है उस पर भी आता हूं अभी, ठीक है। तो ये करेंसी, इतनी पैसे RBI अपने पास रखता है अलग अलग करेंसीज में, गोल्ड की फॉर्म में, और एक होता है तीसरा SDR की फॉर्म में, ठीक है। ये समझ में आ गया। फोरेक्स की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज क्या है? RBI होल्ड डिफरेंट करेंसीज फॉर द ट्रेड एंड अदर पर्पज। अब ये देखो कि ये फोरेक्स RBI किस किस फॉर्म में रखता है। फॉरेन एक्सचेंज, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में कौन होल्ड करता है? तो RBI होल्ड करता है, ठीक है। तो एक तो गोल्ड की फॉर्म में, दूसरा फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में, ठीक है, और तीसरा है SDR। ये तीनों मिलके बनाता है फोरेक्स इंडिया का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गोल्ड तो समझ में आ गया कि गोल्ड होल्ड कर रखा है हम लोगों ने। गोल्ड इसलिए होल्ड करते हैं कि गोल्ड तो हर जगह चलेगा, चाहे डॉलर भी ना चले तो गोल्ड तो वहां पे भी चलेगा, ठीक है। फॉरेन करेंसीज अलग अलग मैंने बताई जो होल्ड करके रखते हैं, सबसे ज्यादा है डॉलर। ये SDR क्या है कि अगर इमरजेंसी में हम लोगों को गोल्ड भी कम पड़ जाए, फॉरेन करेंसीज भी कम पड़ जाए और कहीं पेमेंट करनी पड़ जाए, तो SDR है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट देता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये किया था हमने शायद 1-2 क्लास पहले। कौन सी कॉन्फ्रेंस से बना था? 1-2 क्लास पहले ही किया शायद हमने। IMF किया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बना था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो काम क्या करती है? इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड फंड टू द डिफरेंट countries to help them out from economic crisis। अगर पैसे से रिलेटेड कोई क्राइसिस हो जाए तो अलग अलग कंट्रीज को पैसा देके बेल आउट करती है, उनको फंड करती है, ठीक है। इंडिया को भी हेल्प किया था इसने 1991 में, जब हम लोगों के पास ऑयल खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे, डॉलर नहीं बचे थे, तो हमने IMF से पैसे लिए थे, ठीक है। तो ये IMF का एक टाइप का करेंसी कह लो इसको। ये करेंसी है नहीं एक्चुअल में, ये भी बास्केट ऑफ करेंसी है, जैसे ये बास्केट ऑफ करेंसी है, ये भी बास्केट ऑफ करेंसी है, उन्हीं करेंसीज की बास्केट है। SDR है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो IMF के जो भी मेंबर कंट्री हैं, उन सबको IMF ने कुछ स्पेशल ड्रॉइंग राइट दे रखे हैं कि अगर इमरजेंसी पड़े तो इतने पैसे हमसे ले लेना। मतलब एक तरह से ये दोस्त है सभी कंट्रीज का जो इसके मेंबर हैं, कि भाई अगर मुसीबत आए, कुछ पैसे चाहिए हो तो मेरे से ले लेना। पैसे कौन से? फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर, येन, रेनमिनबी, कुछ भी चाहिए हो तो मुसीबत के टाइम पे आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है। तो इंडिया को अगर कुछ पैसा चाहिए हो किसी टाइम पे, हमारे पास नहीं हो, तो हम IMF को बोल सकते हैं कि आप हेल्प कर दो, हम बाद में लौटा देंगे, ठीक है। तो हर एक कंट्री का कोटा फिक्स है। IMF के साथ हर एक कंट्री का कोटा फिक्स है कि कितना वो ले सकते हैं। वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है,
हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितना कितना कोटा किस किस कंट्री का। बस ये याद रखो, जरूरत पड़े तो आईएमएफ का एसडीआर एक ऐसा दोस्त है जो फॉरेन करेंसी दे सकता है इंडिया को अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि एसडीआर बिलोंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आईएमएफ से बिलोंग करते हैं क्या, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, इमरजेंसी के टाइम पे कुछ पैसा चाहिए हो तो यहां से मिल सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चाहिए हो तो फिर यहाँ पे आईएमएफ के उसमें थोड़ा बहुत देगा ही, जैसे इंडिया का कोटा आई थिंक 1 कुछ % ही है कि जितना टोटल जिसके पास फंड है उसका 1 कुछ % इंडिया निकलवा सकता है इनसे। ठीक है, बहुत ज्यादा चाहिए हो तो फिर तो नॉर्मल वे से जाना पड़ेगा, उनके पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी दैट वी आर इन इकोनॉमिक क्राइसिस और हमें पैसा चाहिए। और ये ऐसे नहीं है कि आपने एप्लीकेशन दी हुई कहेंगे ले लो पैसा, ये कहेंगे कि ये 10 चेंज करो अपने कंट्री के अंदर। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, पहले तो ये देखेंगे क्यों जरूरत पड़ी पैसे की, क्या गलत किया, फिर कहेंगे कि इन चीजों को सुधारोगे, ये 10 चीज करोगे तो पैसा देंगे, तो पहले इन 10 में से 5 करके ले आओ, जितना जल्दी करके लेके आओगे 5 पूरी होते ही पहली इंस्टॉलमेंट दे देंगे, फिर अगली 5 पूरी करो फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे। तो इस तरह से देता है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे देगा, और उस पर फिर इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक, वो तो अलग बाइलेटरल होते हैं, वो कह रहे हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होते हैं। स्वैप करना मतलब एक्सचेंज करना, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। जैसे हमारा जापान के साथ 75 बिलियन डॉलर का स्वैप एग्रीमेंट है कि 75 बिलियन डॉलर तक अगर हमें डॉलर चाहिए हो तो कभी भी हम रुपया देके और जापान से ले सकते हैं। वो अलग अलग कंट्री का होता है, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया के फॉरेक्स की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन होल्ड करता है इंडिया में, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक फॉर गवर्नमेंट के लिए बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होल्ड करता है किस किस चीज में, गोल्ड में, फॉरेक्स में और एसडीआर में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। 3 फॉर्म में फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स 3 चीजों से मिलकर बना है। मतलब इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके उतनी आती है कि इंडिया के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वैल्यू हमें याद नहीं रखनी होती, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, 600 बिलियन डॉलर से ऊपर का है हमारा फॉरेक्स। ठीक है, और एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट फुल फॉर्म, एसडीआर इमरजेंसी के टाइम का एक कोटा फंड है जो हम आईएमएफ से ले सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन काम है जो कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं उनको बेल आउट करना इकोनॉमिक क्राइसिस से। ठीक है, बिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। तो ये हो जाएंगे 10,000 लाख और ये हो जाएंगे 1 लाख करोड़। अगर इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ठीक है, ये वेस्ट की काउंटिंग ऐसे हम लोग करते हैं, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, उस तरह से हमारा वो सिस्टम है। ठीक है, ये वेस्ट का सिस्टम है। आप ये इतना याद रख लेना, लेकिन कम से कम मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। नाउ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक डबल हो गई है 200 करोड़। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले, इससे पहले ये समझो कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है बैंकर्स ऑफ द बैंक। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
आरबीआई को बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी नाम से एक बैंक भी है, तो कंफ्यूज मत करना उनमें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक भी है रियलिटी में, लेकिन आरबीआई को बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कि ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और बैंकर्स फॉर द बैंक, बैंकों के ऊपर बैंक का काम करता है। ठीक है, आरबीआई बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। ठीक है, जब ये बना तो ये एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना काम स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 1935 से। इसका हेडक्वार्टर होता था कैलकाटा। ठीक है, 1937 में इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा से बदल के बॉम्बे कर दिया गया, और आज का मुंबई। ठीक है, आरबीआई का पहला गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे ओसबोर्न स्मिथ। ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन जो आरबीआई का गवर्नर बना वो थे सीडी देशमुख। और करंट गवर्नर हैं अभी आरबीआई के, प्रेजेंट बोल लो करंट की जगह, प्रेजेंट गवर्नर हैं अभी आरबीआई के, कौन है? ऊपर लिख देता हूं नाम, शक्ति कांत दास। ये अभी करंट गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, 1949 में आरबीआई को प्राइवेट से पब्लिक बैंक बना दिया गया। 1949 में जब भी किसी बैंक को प्राइवेट से पब्लिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। अगर किसी कंपनी का नेशनलाइजेशन हो जाए दैट मीन्स वो पहले प्राइवेट थी, अब वो पब्लिक कंपनी बन गई। ठीक है, लिख लिया ये वाला। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जहां पे 50% से ज्यादा ओनरशिप जो है, मोर देन 50%, लेस देन, मोर देन 50% ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास हो। अगर किसी कंपनी का 50% से ज्यादा ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास है तो उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। और किसी एक कंपनी का 50% से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। डन। अब आरबीआई स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1935 से, इसीलिए इंडिया में
फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। जैसे 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ इस साल का फाइनेंशियल ईयर और अगले साल 2025 के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है नेक्स्ट ईयर की, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। नॉर्मल ईयर जनवरी से दिसंबर तक चलता है। तो जब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, यानी आरबीआई को पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया, तो एक एक्ट लेके आए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑब्वियस बात है, एक्ट आया होगा तो कहां आया होगा? इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये एक्ट पावर देता है आरबीआई को किसी भी बैंक को ओपन या क्लोज करने की, कि इंडिया में किसी भी बैंक को लाइसेंस देने की पावर है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जो आरबीआई देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इस एक्ट से देता है। तो कई बार ये पूछा जाता है विच एक्ट अलाउ आरबीआई टू लाइसेंस एनी बैंक, क्योंकि बैंक लाइसेंस के बिना नहीं खुल सकता इंडिया में, उसको लाइसेंस लेना होता है। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से। तो इस एक्ट के अंदर आरबीआई को पावर मिलती है बैंक को लाइसेंस देने की। नॉर्मल बैंक या जो लार्ज बैंक हैं, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, ये बड़े बड़े बैंक की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ₹500 करोड़। इतना होना चाहिए बैंक बनाने के लिए। ठीक है, उससे नीचे है तो फिर वह स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी रिक्वायरमेंट पहले 100 करोड़ थी, अब कितनी हो गई है? 200 करोड़ हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो पेड अप रिक्वायरमेंट है कैपिटल, वो 200 करोड़ होगी। जर्नल प्रोसीजर यही होता है, पहले कंपनी बनती है, वो कंपनी पहले 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी, पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगी, फिर धीरे धीरे पैसे बढ़ाएंगे, जब 500 करोड़ हो जाएंगे तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं आरबीआई को कि हमें लाइसेंस दे दो। इसी तरह से नए बैंक खुलते हैं इंडिया में। ठीक है, इस रेगुलेशंस में आरबीआई फिर उनको बहुत सारी चीजें बताता है कि ये करना है आपको, नहीं करोगे तो फिर हम आपका लाइसेंस वापस ले लेंगे। तो आरबीआई वापस लाइसेंस भी ले सकता है। ठीक है, इसके साथ आप ये भी ध्यान रखना, इंडिया में 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, जिनको बोला जाता है, सॉरी, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है डीएसआईबी। तो आप एक टर्म सुनोगे कई बार, डीएसआईबी मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। तो कोई भी बैंक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये वर्ड मैंने पहले बताया था कैसे निकालते हैं, मार्केट कैप मतलब टोटल शेयर इनटू में एक शेयर का प्राइस, किसी भी कंपनी का मार्केट कैप होता है। सो जिस भी बैंक का मार्केट कैप इंडिया की जीडीपी का 2% से ज्यादा हो जाए, उस बैंक को बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। एनी बैंक हैविंग मार्केट वैल्यू मोर देन 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। और इनके लिए बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं टू बिग टू फेल बैंक,
कि ये बैंक इतने बड़े हो गए हैं कि फेल नहीं हो सकते। मतलब अगर फेल हुए तो कंट्री में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो उन बैंकों को माना जाता है दे आर टू बिग टू फेल, कि इनका फेल होना मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इंडिया में अभी 3 ही ऐसे बैंक हैं, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC की फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और ICICI की है शायद इंडस्ट्रियल ICICI, हाँ कुछ ऐसा ही है इंडस्ट्रियल्स के लिए। ठीक है, तो HDFC, SBI, HDFC और ICICI ये 3 बैंक ऐसे हैं विच आर टू बिग टू फेल। मतलब ये इंडिया के 3 डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक हैं। ऐसा होने पे इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है RBI से बाकी बैंक से कंपैरिजन में। ठीक है, तो हर एक बैंक चाहता है कि मैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक बनूं। एक तो मेरा वर्थ बढ़ेगा, दूसरा मुझे कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलेंगे। ठीक है, तो कई बार ये पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं क्या है और क्या होता है, व्हाट इज DSIB, या कौन से 3 बैंक हैं जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। तो ये 3 बैंक हैं और उसको बोला जाता है जिनकी मार्केट वैल्यू इंडिया की GDP का 2% से ज्यादा हो जाए। GDP मतलब इंडिया की टोटल इनकम एक तरह से। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाद में फिर कभी करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टू इन्वेस्ट अबाउट 200 करोड़ टू डेवलप 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस आता जा रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके कंसर्न बढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ना हो, वैसे वैसे ईवीज की डिमांड बढ़ रही है। अब सभी कंपनीज ईवीज की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए चाहिए बैटरी, चलाने के लिए, सॉरी, बनाने के लिए भी और चलाने के लिए भी। बैटरी बनाने के लिए चाहिए लिथियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, और लिथियम के 75% रिजर्व वर्ल्ड में 3 कंट्रीज में है, जिनको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल के नाम से, और वो है ABC। A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया और C फॉर चिले। ये तीनों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 कंट्री हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले। ये तीनों कंट्री एक साथ हैं, तो वो एक ट्रायंगल बनाती हैं एक, तो इसलिए उसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। इन 3 कंट्रीज में वर्ल्ड के 75% लिथियम रिजर्व है। ठीक है, तो इंडिया ने इनमें से अर्जेंटीना के साथ डील की है टू इन्वेस्ट 200 करोड़ रुपए टू डेवलप 5 लिथियम ब्लॉक्स, कि हम आपके लिथियम ब्लॉक्स को डेवलप करेंगे तो हम लोग वहां से लिथियम को ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में लिथियम बहुत रेयरली मिलता है कहीं पे। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है थोड़ा थोड़ा, जैसे क्रूड ऑयल भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता, होता है कहीं कहीं, लेकिन बहुत कम होता है। तो लिथियम भी बहुत कम होता है हमारे यहाँ पे। मैक्सिमम रिजर्व जो है वो ABC में है। तो इंडिया ने एग्रीमेंट किया है अर्जेंटीना के साथ, वहां की जो कंपनी है कैमियन, उसके साथ, कंपनी तो नहीं पूछेंगे, और इंडिया की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये एक PSU है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है पब्लिक कंपनी है। पीएसयू पब्लिक कंपनी क्या होती है अभी मैंने समझाया है ये, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इंडिया ने लिथियम ब्लॉक डेवलप करने के लिए किस कंट्री के साथ डील किया है, तो अर्जेंटीना के साथ डील किया है। और अर्जेंटीना के साथ साथ फिर हमने ये समझाया कि वर्ल्ड में ईवीज के लिए लिथियम रिक्वायरमेंट है, लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, लिथियम के 75% रिजर्व 3 कंट्रीज के पास है, उसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, और वो कंट्री है ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली।